हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद में एक क्लास अपनी हो चुकी है, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग फिर उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुपद के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने बताई थी, अब कुछ चीज़ें और बची हुई हैं कि बहुपद का वर्गीकरण। ध्यान से सुनना है, पेन कॉपी लेकर आपको साथ में बैठना है और देखो ध्यान से। आइए देखो, लिखा है बहुपद का वर्गीकरण, लेकिन किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार पर। कि पद अगर एक होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पद अगर दो होंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पद अगर तीन होंगे तो उसका नाम क्या, मतलब टर्म की बात करते हैं। आगे देखो, इसके आधार पर बात की जाए तो भाई चार टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद। एक पदी को मोनोमियल, द्विपदी को बाइनोमियल और त्रिपदी बहुपद को ट्राइनोमियल बोलते हैं और शून्य बहुपद को जीरो बोला जाता है। आगे बात करते भाई एक पदी बहुपद क्या होता है? पदों की संख्या एक हो। अब इसके एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं भाई पदों की संख्या अगर एक होती है तो इसको एक पदी बहुपद बोला जाता है। जैसे हमने कह दिया 7x, तो बताओ कितने पद हैं? केवल एक है। अगर कह दिया गया 5x² तो कितने पद हैं? केवल एक पद यहाँ पर दिया, कितने? एक पद दिया गया। अगर केवल हमने 6 लिख दिया तो कितने हैं? केवल एक पद है। और देखो जैसे लिख दिया गया 9x⁸ अगर लिख दिया गया तो कितने पद हैं? केवल एक पद है। तो जिनमें पदों की संख्या, ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या केवल एक होती है उनको एक पदी बहुपद कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोनोमियल, पॉलिनोमियल कहते हैं। मोनोमियल, पॉलिनोमियल से कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। द्विपदी बहुपद क्या होता है? बाइनोमियल, पॉलिनोमियल सब। तो भाई पदों की संख्या कितनी हो जाए? दो हो जाए। पदों की संख्या कितनी हो जाए? दो हो जाए। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो जैसे लिखा है 7x+6 लिख दिया, तो बेटा एक पद, दो पद, कितने पद हैं? दो पद हैं। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। तो कौन सा बहुपद हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया। भाई द्वि मतलब दो, एक का एक, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे लिखा 5x² प्लस का 2x हो गया, तो कितने बहुपद हो गए? सॉरी, कितने पद हो गए? दो पद हो गए। तो एक पद ये लिखा हुआ है 5x² और दूसरा पद लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। कितने पद हैं? दो हैं। तो द्विपदी बहुपद हो गया। और देखो एग्जाम्पल, जैसे लिख दिया गया 9x⁸ प्लस 4x⁷। तो बेटा कितने पद है? एक पद ये, एक पद ये। तो एक और एक कितना हो गया? दो पद हो गए। तो द्विपदी बहुपद कहलाता है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो अब आता है त्रिपदी बहुपद, जिसमें वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन होती है, ऐसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पदों की संख्या मतलब टर्म कितने हो गए? नंबर कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। आगे देखते हो, जैसे लिख दिया गया 7x² प्लस 5x प्लस 9, तो बेटा कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। देखो एक पद, दो पद, तीन पद, तो कौन सा हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, जैसे लिख दिया गया 9x⁸ प्लस 4x⁷ प्लस 6x⁸ जैसे 6 कर दिया गया, ठीक है ना। तो बेटा कितने पद हो गए? तीन हो गए। देखो एक, दो, तीन, कितने हो गए? एक, दो, तीन, तो त्रिपदी बहुपद हो गए। अब देखो इसमें क्या लिखा है। अब बात करते हैं शून्य बहुपद की बात करते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल्स हो गया। तो ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या लिखोगे? ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य होते हैं। याद करो, इसके पहले की क्लास में हमने बताया था, गुणांक के बारे में बताया था, ठीक है ना। गुणांक के बारे में बताया था। गुणांक होता क्या है? जो चर राशि दिए रहती, चर दिया तो उसकी चर के जो मल्टीपल में लिखा जाता है उसी को गुणांक बोलते हैं। चर के मल्टीपल में या चर का गुणा ही क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अब जैसे मान लो एक हमने समीकरण लिख दिया कोई भी, चलो इसी को उठा लेते हैं। चलो इसको उठा लिया जाए। तो बेटा लिखा है, ये लिखा है 7x² प्लस 5x प्लस 9 लिखा है। ये तो लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखो सभी गुणांक क्या हो जाए? शून्य हो जाए। मतलब इसका गुणांक शून्य हो जाए, इसका गुणांक शून्य हो जाए, और इसका मन की आंखों से देखो, ये लिखा है x⁸0। क्या लिखा हुआ? x⁸0। ये क्या लिखा है? x⁸1 लिखा हुआ, ठीक है ना। x⁸1 लिखा हुआ। इनके सभी गुणांक क्या कर दो? शून्य कर दो। x² का गुणांक क्या है? 7 है, तो यहाँ लिख दो 0x², ऐसे लिख सकते हैं। x का गुणांक क्या है? 5, तो 5 की जगह लिख दो 0, हो गया x हो गया प्लस, ठीक ना। x⁸0 का गुणांक क्या है? 9 है, तो इसकी जगह लिख दो 0 लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा? शून्य
बहुपद हो जाएगा, सॉरी शून्य बहुपद, क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शून्य। जैसे हम लिख दिया 7x⁸ प्लस 4x², इनके सभी गुणांक शून्य कर दो, 0x⁸ प्लस 0x², तो इसको क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है और एक एक दो एग्जाम्पल भी लिख लेने हैं, क्योंकि पूछ लेता है कि त्रिपदी बहुपद बताओ, द्विपदी, तो पदों की संख्या, पद की संख्या के आधार पर, पद मतलब टर्म होते हैं, पद की संख्या के आधार पर जो बहुपद है इनको वर्गीकरण किया 4 भागों में, ठीक ना। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद हो गया। तो इसको नोट कर लो और बहुत अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं बहुपद का जो वर्गीकरण है, चर के घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। किसके आधार पर, चर के घात के आधार पर। चर की घात, अब देखो चर होती क्या है, वेरिएबल बोला जाता है। चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। होता क्या है, जैसे मान लो अगर लिखा है 2x⁴ ये लिखा हुआ है, तो बेटा ये जो हो गई ये क्या होती, चर राशि होती। इसको बोलते हैं, जो 2 लिखा है ये हो गया अचर हो गया, और जो x लिखा है उसको बोलते हैं चर, वेरिएबल। और ये क्या होता है, ये अचर जो होता है ये कांस्टेंट होता है। 2 अपने आप में कांस्टेंट होगा और x जो होगा चर होगा। इसकी जो घात है, घात के आधार पर, इसकी पावर के आधार पर ही क्या हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अगर आपको कोई बहुपद दिया गया है और अगर पूछ लिया जाए बताओ इसकी घात क्या है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उस बहुपद की वही घात लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, जैसे लिखा है 9x⁸, ठीक ना, सॉरी 9x² लिख लें और 4x⁸ और प्लस 8x², इसको 3 कर दें और प्लस लिख दिया हमने x⁸ कर दिया। तो अगर हम पूछ ले बताओ इस बहुपद का घात बताओ, तो इस बहुपद में घात देखा तो केवल घात देखना, पावर देखना, 2 6 3 8, तो सबसे बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। तो इस बहुपद की घात बताओ क्या हो जाएगी, घात हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही हो गया, आंसर हो गया। सारी चीजें याद रखना। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो बहुपद का जो वर्गीकरण है चर की घात के आधार पर, ठीक ना। तो रैखिक बहुपद जिसमें घात केवल 1 होता है तो रैखिक बहुपद बोला जाता है। द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसकी घात कितनी, द्विघात, द्वि मतलब दो और घात मतलब पावर हुई, तो घात कितनी हो जाए, 2 हो जाए। त्रिघात मतलब कि घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो देखो कितना सिंपल सा है। चतुर्थ घात, घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए, तो बेटा ये देखो घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए। आइए अब इसका फॉर्मेट देखते हैं, इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे लोग, ax प्लस बी, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर बेटा a 0 हो गया, सोचो अगर a 0 तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो बेटा 0 को किसी मतलब कि 0 का किसी भी चीज के साथ या किसी भी संख्या के साथ या किसी भी हम बोल सकते हैं चर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए, तो केवल ये हो जाएगा b हो जाएगा। तो b की पावर कहाँ क्या लगी, कुछ नहीं लगा है, तो बेटा ऐसे तरीका नहीं होगा। ये तो याद रखना कि भाई ये जो x की, ठीक है ना, इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई है तो ये 0 ना हो, बस याद रखना ये 0 मत हो। अब इसका एग्जाम्पल चलो देखते हैं। जैसे हमने लिया, देखा ध्यान से, x + 5, देखो पावर कितनी है, 1 है। जैसे लिया गया 7x + 9, पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1। देखो इसी फॉर्मेट में दिया गया। अगर सोचो 7 की जगह 0 हो जाए, 0 इंटू एक्स प्लस 9 तो हो जाएगा 0 + 9, तो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो फिर ये हमारा रैखिक बहुपद नहीं है। बहुपद तो है लेकिन क्या है, रैखिक बहुपद नहीं है, बस याद रखना, ठीक है। आगे अच्छा देखो, तो इसके 1-2 एग्जाम्पल नोट करना है। आइए द्विघात बहुपद में देखते हैं। तो देखो ax² + bx + c, अगर a आपने 0 कर दे, सोचो a 0 कर दिया तो क्या बचेगा, bx + c बचेगा। तो बेटा ये तो चला गया काम से, तो बचेगा अपना bx + c। तो कहाँ का द्विघात, ये तो बेटा एक घात मतलब कि रैखिक बहुपद ये तो बन के तैयार हो। क्या देखो ये रैखिक, x की पावर 1 है तो रैखिक बहुपद बन के तैयार हो गया। तो ये द्विघात बहुपद तो नहीं है। तो कंडीशन क्या है, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो द्विघात बहुपद है तो x² का जो गुणांक है वो 0 ना हो, x² का गुणांक 0 ना हो, और कुछ भी 0 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना ध्यान से, एग्जांपल की बात करते हैं। देखो 4x² +
9x और प्लस का 2, ये कह दिया लिख दिया हमने। तो देखो इसमें x, जो x की पावर सबसे बड़ी पावर कौन सी है बोलोगे 2 है, तो कौन सा जगह द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0, 4 की जगह 0 कर दोगे तो 4 की जगह अगर 0 कर दोगे तो ये तो पूरा 0 चला जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद बन जाएगा। याद रखो तो 4x² ही ठीक है, ठीक है। अगर इसको ऐसे अब पूछा जाए पद की संख्या के आधार पर, तो देखो 3 पद हो गए, 1 2 3। और देखो ध्यान से एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया 7x² प्लस 4, तो भी क्या बोलोगे, ये द्विघात बहुपद है। याद करो घात की संख्या, घात की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 2 है, तो 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। याद रखना अगर पूछा जाए पदों की संख्या के आधार पर तो ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद। पद कितने 1 2, तो द्विपदी बहुपद 2 पद हो गया। और घात के आधार पर बोला जाए तो द्विघात हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये देखो घात के आधार पर बोला जाए तो द्विघात बहुपद है, लेकिन पद की संख्या के आधार पर बोला जाए तो जाएगा 1 2 3, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आया कि नहीं है आगे। अच्छा देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसमें देखो सेम कंडीशन, त्रिघात बहुपद, घात कितने हैं 3, 3 है, और जो पावर x की पावर 3 दी गई उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। देखो a इज नॉट इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट तैयार रखना। ये जो फॉर्मेट है ना इसको बहुत अच्छे से तैयार रखना, ये ठीक है, ये फॉर्मेट जो है अपना तैयार रखना। आइए इसकी बात करते हैं। जैसे लिख दिया गया 7x की पावर 4, सॉरी 4 कह रहे हैं, 7x3 x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8, ऐसे कर दिया हमने। तो देखो घात की संख्या के आधार पर तो इस बहुपद में देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7x³ प्लस 4x, ऐसे लिख दिया। तो बताओ पद तो 2 हैं, उससे मतलब है कि घात की संख्या के आधार पर। तो देखा घात कितनी इसकी 3 है, इसकी घात कितनी 1 है, तो बताओ सबसे बड़ी पावर है ये वाली है, तो त्रिघात बहुपद ही लिया जाएगा। आइए चतुर्थ की बात करते हैं। तो चतुर्थ में क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है कि मतलब कि इसका कम से कम एक व्यंजक या एक पद जो है x की पावर 4 में दिया गया हो, इसका क्या हो जाएगा एक व्यंजक x की पावर 3 में दिया गया, इसका एक जो पद है x की पावर x² में दिया हो, और इसमें क्या है, इसमें केवल x में दिया हो, तो चल जाएगा काम। चलो चतुर्थ घात बहुपद, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए 4 हो जाए। जैसे लिख दिया हमने 7x प्लस 5x² प्लस 9x की पावर 4, आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा अच्छा ठीक है ना, x की पावर 1 x² x की पावर 4 है, तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे ना तो x की पावर 4 हो जाएगा, तो वो चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, 9x की पावर 4 प्लस 7x³, ये हमने ले लिया, ठीक है ना, इसको लिया। तो देखो x की पावर 4 है तो क्या है x³ है, तो x की पावर 4 सबसे बड़ा है, तो क्या लिखेंगे चतुर्थ घात बहुपद। क्या हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। सीधा सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम पावर x की 1 हो जाए, मैक्सिमम पावर x की 2 हो जाए, मैक्सिमम पावर x की 3 हो जाए, मैक्सिमम पावर x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाए। पद कितने हैं मैटर नहीं करता। अगर हमने ऐसे लिख दिया 9x की पावर 4 तो भी ये चतुर्थ घात बहुपद है। अगर हमने इधर लिख दिया 2x³ तो भी ये त्रिघात बहुपद है। अगर इधर लिख दिया गया 8x² तो ये क्या है द्विघात बहुपद है। एक पद लिखा कोई दिक्कत नहीं है, बस मैक्सिमम पावर आपको इसमें पता है, इसमें आपको मैक्सिमम पावर ये वाला देखना, ये वाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर द्विघात में नहीं आएगा। अगर ये वाला देखा, ये वाला अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो त्रिघात में नहीं आएगा। अगर ये वाला देखा तो ये वाला अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चतुर्थ घात में नहीं आएगा। अगर ये नहीं मिला तो त्रिघात में आएगा, अगर ये भी नहीं मिला तो जाएगा द्विघात में आ जाएगा, अगर ये भी नहीं मिला तो कौन से हो जाएगा ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। बस याद रखना, यह आपका हो गया, ठीक है ना, इतना चीजें हो गई। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं भाई। ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेना है और एक दो बार रिवीजन कर लेना है, ठीक ना, ताकि हम लोग जब सवाल पढ़ें मैथ के क्वेश्चन लगाएं तो बहुत ही अच्छे से आ जाएं चीज़ें। आइए अब एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़
अब पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का शून्यक। यही तो पढ़ा जाएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे अब लोग। तो भाई हेडिंग क्या डालेंगे? रैखिक बहुपद का शून्यक। हम लोग को ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रैखिक बहुपद का शून्यक पढ़ना है। ठीक है। शून्यक का मतलब होता है जीरो लेना। अब देखो एक एग्जाम्पल के लिए, इसका कोई वैसे डिफिनेशन तो नहीं है, और डिफिनेशन अगर लिखवा भी दी जाएगी तो कोई इसका फायदा नहीं। आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं और वही हम लोग को काम आने हैं। चलिए काफ़ी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक दो चार लेंगे ताकि समझ में आ जाए। अब जैसे देखो लिखा हुआ है कि रैखिक बहुपद का शून्यक बताना है, तो एक जो रैखिक बहुपद लिखा हुआ है, देखो एक रैखिक बहुपद लेंगे तो जो एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, बराबर ये लिखा हुआ, ये लिखा 2x प्लस 3, ये लिखा हुआ 2x प्लस 3। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1 है, तो रैखिक बहुपद हो गया। और अगर हमने कह दिया कि माना इसका शून्यक, देखना ध्यान से, शून्यक मतलब शून्य अंक, हमने कह दिया माना इसका शून्यक, हमने कह दिया k, और k की वैल्यू कितनी है? 0 है। भाई शून्यक जब माने तो शून्य के बराबर मानेंगे इसके, तो k बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? 0 मान लेंगे। ठीक है ना? कितना मान लिया? 0। तो हम लोग कितना मानेंगे? 0 मानेंगे, k की जगह 0। तो एक काम करो, k की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। देखो हमने किया एफ के, अगर यहाँ पर ऐसे रहेंगे तो ये बताओ किसके बराबर आना चाहिए? 0। मतलब कहने तो ये मतलब है ना, माना इसका शून्य कितना? k बराबर 0। अगर इसे मान लिया तो भाई इसकी जगह अगर हम k रखेंगे और k की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो बेटा एफ के, अब ध्यान समझना, हम लिखेंगे एफ के इक्वल टू, अब x की जगह k लिख दो, तो k प्लस 3 ऐसे कर दिया। अब एफ के का मान ये कितना? इसको 0 के बराबर कर दिया, 0 बराबर 3k प्लस 3 हो गया। या फिर लिख सकते हैं 3k प्लस 3 बराबर 0। तो बेटा 3k इक्वल टू -3 हो गया, और k इक्वल टू हो जाएगा -3, 3 गया नीचे तो k की वैल्यू आ गई -1 आ गई। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका यही मतलब है कि अगर -1 रखेंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक चलो और देखते हैं, एफ एक्स बराबर, फिर से देखना ध्यान से, अगर हमने यहाँ पर कर दिया 4x प्लस 4x माइनस, यहाँ कर दिया हमने 16। अगर हमने कह दिया शून्यक है तो मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको किसके बराबर? 0 के। अगर ये शून्यक है तो इसको 0 के बराबर आराम से लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम कहने का मतलब है एफ एक्स बराबर है 0 आ जाएगा अगर शून्यक है। अब डायरेक्ट देखो ज़्यादा ध्यान से, ये तो बता दिया एकदम विधिवत से। अब देखो एफ एक्स अगर शून्यक है तो एफ एक्स को हम 0 के बराबर करें, मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस 16 इजकल टू कितना हो जाएगा? 0। तो बेटा 4x इजकल टू हो जाएगा प्लस का 16 जाएगा, 4 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। अब देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर उठा के रखें, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने जो माना भाई शून्यक है, हमने कहा इसको शून्य के बराबर कर दिया, देखो आ रहा है कि नहीं, कि फालतू में ले लिया हमने। तो जाएगा 4x माइनस 16 लिखा, तो 4 इंटू 4 और माइनस 16, 16 माइनस 16 तो हो जाएगा बेटा 0 आएगा। बताओ बिल्कुल सही है कि नहीं? आओ इसको भी चेक करके देखते हैं हम लोग कि अगर k का मान -1 आया, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर ये देखो यहाँ पर बात बराबर है, तो यहाँ पर एक बार -1 रख के तो देखो 0 बराबर आ रहा है कि नहीं? चलो इसको उठाओ, तो जाएगा 3k प्लस 3, तो 3 और k का मान -1 किया और प्लस का 3, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो बताओ बिल्कुल सही है भैया, 0 के बराबर आ जाएगा, शून्यक हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? ये चीज़ हो गई। आइए अब एक चीज़ और बची है आपकी, चलिए अब हम लोग सवाल पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाएंगे, और हमारे साथ साथ आपको लगाना है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं। चलिए अच्छा, अब देखते हैं अगला जो है, अब क्या बचा है भाई।
अब जैसे कि अपने पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है, ध्यान समझना, एक अपने पास द्विघात समीकरण दिया गया है। हमने कह दिया जो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 ये दिया गया है, ठीक, इतना दिया गया है। तो अगर हमने माना इसके दो मूल्य, देखो एक चीज़ और याद रखना, जितनी पावर होगी उतने शून्य आएंगे। अब जैसे कि 2x प्लस 4 है तो बेटा शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो x की पावर कितनी है 1, तो जितनी घात उतने शून्य, याद रखना जितनी घात उतने शून्य। इसकी बताओ घात कितनी है, तो बोलोगे 2 घात है, तो शून्य कितने हो गए 2, तो माना शून्यकों की संख्या हो गई 2, तो माना पहला शून्य, माना शून्य क्या, देखो ध्यान समझना, माना शून्य हमने मान लिया अल्फा मान लिया और एक मान लिया बीटा मान लिया, एक मान लिया क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब देखो इनका फार्मूला है, आपको डायरेक्ट याद रखना और बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो लिख सकते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो मतलब एक शून्यक तो ये हो गया, दूसरा शून्यक ये हो गया, तो शून्यकों का योगफल मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए। अभी एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। देखो माइनस बी, इसका मतलब क्या आ जाए कि देखो x का गुणांक आया, देखो माइनस बी किसका है, x का गुणांक है, x का गुणांक है अपॉन, और a किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सारी चीज़ें हमने लिख दी और ये ब्रैकेट लगाया और ये कर दिया माइनस कर दिया, क्या कर दिया हमने, ये कर दिया हमने माइनस। या फिर ऐसा कर सकते हो कि भाई एक काम करो ऐसे लगा दो, ठीक है, तो x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो x का गुणांक क्या है b है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a है, तो b अपॉन a और लगा दिया हमने माइनस, ये हो गया शून्यकों का योगफल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस का 5x, ठीक ना, और प्लस का 5x और प्लस 9 इक्वल टू 0, तो हमने कहते बताओ इसके मूल, शून्यकों का योगफल बोल सकते हैं या मूलों का, इनको मूल भी कहते हैं, याद रखना शून्यक बोलो या मूल बोलो, कहीं कहीं मूल लिखे तो मूल लिखेंगे, है ना, तो शून्यकों का योगफल या फिर मूलों का योगफल, या फिर क्या लिखेंगे भाई, मूलों का योगफल, बात बराबर है। याद रखना ये फार्मूले हैं, इनको अच्छे से कॉपी में अपना नोट कर लेना, कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना, एक एक एग्जाम्पल भी साथ में चिपका देना। तो 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0, तो देखो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेटा ए तो ये हो गया और बी ये हो गया और सी ये हो गया, तो याद रखना, तो बी कितना है 5 है, माइनस लगाना है तो माइनस लगा दिया, ठीक है, और इसके बाद ए कितना है 7 है, तो 7 कर दे, तो माइनस का 5/7 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिलहाल। तो आओ आगे बात करते हैं, देखो हम लोग अभी वहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे, चलो मूलों या फिर शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या, मल्टीप्लाई इनका क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, तो हो जाएगा मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी का मतलब हो जाएगा, अब देखो सी का मतलब हो जाएगा अचर पद, भाई ये क्या है, एक अचर पद है, ये क्या है, अचर पद, अचर पद अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बस तो ये याद रखना, फार्मूला कैसे क्या है उसका अगर प्रोसेस बताएंगे तो बहुत है, और समझ में आना उसको कुछ नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता, तो डायरेक्ट आपको ये तैयार करना है। अब बात करते हैं, देखो अब जैसे मानो एक हमने समीकरण ले लिया, देखो 9x स्क्वायर प्लस का 3x, चलो 18 ले लिया हमने, 18x और ये ले लिया हमने प्लस का 27, ये ले लिया, समीकरण ले लिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बहुपद हमने ये ले लिया। अब हमने कहा बताओ इसमें, देखो ये जो फार्मूला है, ये जो दिए गए हैं ये केवल द्विघात बहुपद के लिए हैं, ये द्विघात बहुपद का है, ना तो त्रिघात का ना चतुर्थघात, केवल द्विघात का है। और अगर सिंगल वाला होगा तो सिंगल वाला आपको हमने तरीका बताया, उसको 0 को बराबर कर दो और एक वैल्यू ही आएगी, जितने घात उतने शून्यक, जितने घात उतने शून्यक आएंगे निकल के। तो अब ये दिया गया, अगर हम बात करें मूलों का बेटा योगफल बताओ,
मूलों का योगफल बताओ, तो कैसे बताओगे मूलों का योगफल? तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये है ए, ये बी और ये है सी। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अगर इससे कंपेयर करो तो बेटा ए की वैल्यू आएगी 9, बी की वैल्यू आएगी 18 और सी की वैल्यू आएगी 27। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन माइनस की बी अपॉन ए, एक मतलब 9। तो काटेंगे 9 दूनी 18, तो हो जाएगा -2, इसका हो गया आंसर। ठीक, अब बात करते हैं इसी में कि मूलों का गुणनफल बताओ। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। कितना होता है? सी अपॉन ए। और सी कितना है? देखो तुम बताओ सी कितना है? 27 और ए कितना है? 9 है। तो बताओ 9 3 27, तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ये द्विघात बहुपद के लिए ही समीकरण है, बस इतना याद रखना। अगर हमने इधर लिया 4x² माइनस का 20x और माइनस का 16 बराबर 0, इतना हमने ले लिया। ठीक, यहाँ समझना, इतना समझते जाना, इतना ले लिया हमने। फिर वही काम करेंगे, मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा बी कितना लिखा है? अब बी चिन्ह सहित, क्योंकि देखो फार्मूला ये प्लस वाले का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा जो बी की वैल्यू है, अब चलो एक चीज़ और बताते हैं। अगर हम यहाँ से कह दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दो, इसमें क्या कर दो? तुलना कर दो। ये तो ऐसे कर लो, तो देखो ये तो सेम है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये देखो सेम है, तो बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिखोगे बी की वैल्यू आएगी -20 आएगी, याद रखना। और देखो सी की वैल्यू, तो सी इक्वल टू आएगा -16, क्योंकि देखो फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ही फार्मूला आपको तैयार रखना है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो बेटा बी कितना है? तो माइनस तो सवाल ही में, और बी की वैल्यू है -20 है, याद रखना। ये -20 बी की वैल्यू, और माइनस जो सवाल में ही दिया गया है, मतलब कि सॉरी ये फार्मूले में ही माइनस है। ठीक है, और ये कितना है? 4 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/4, तो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल बताओ, मूलों का गुणनफल बताओ, तो मूलों का गुणनफल होता है सी अपॉन ए द्विघात समीकरण के लिए। तो बेटा सी की वैल्यू कितनी है? तो बोलोगे -16 है। और ए की वैल्यू कितनी है? ये तो 4 है। तो 4 चौको 16, तो जगह 4 आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। तो ये सवाल हो गए आपके। ठीक है ना, इस टाइप के सवाल हैं जो कि हम कराएंगे। अब ये बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? जो हमने तरीके बताएं, जो बहुपद के मतलब कि संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण और घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। इसके बाद हमने ये वाला द्विघात समीकरण, ये याद रखना, ये बेटा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक ना, ठीक है, द्विघात समीकरण बोल दो, द्विघात बहुपद बोल दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, लगे हाथ वो भी बता देते हैं। याद आ गया तो चलो बता देते हैं। फिलहाल देखना ध्यान से भाई, अगर आपको द्विघात समीकरण लिखना हो, अगर हमने कह दिया कि आपके पास शून्यकों का योगफल दिया गया है, हमने कह दिया कि शून्यक बोलो या मूलो बोलो, मूलो बोलो या फिर शून्यक बोलो, शून्यकों का योगफल आपके पास दिया गया है। हमने कह दिया शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा है, दो शून्यक है, एक है अल्फा और प्लस बीटा, दोनों का योगफल कर दिया। उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो ये इनका गुणनफल भी दिया गया है। गुणनफल कितना दिया गया है? ये दिया गया है अल्फा इंटू बीटा। अभी बताया थोड़ी देर पहले, मूलों को शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। इनका गुणनफल क्या था? अल्फा इंटू बीटा। अभी ये है, ठीक है, इनकी वैल्यू दी गई, सपोज दैट दी गई, अभी दो सवाल भी बताएंगे। तो इसका एक डायरेक्ट होता है कि द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा भाई। तो भाई इसका द्विघात हमें मूलों शून्यकों का योगफल दिया जाए, शून्यकों का गुणनफल दिया जाए, तो बेटा द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, फिर लिखेंगे मूलों का
योगफल यहाँ पर लिखा जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और लगाएंगे x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, फिर x लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, याद रखना, बराबर 0। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाई समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये हो गया हिंदी में। अब देखो इसको कैसे लिखना है, ध्यान समझना। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लगाया, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये बाहर लगाएंगे x प्लस मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लगाएंगे 0 लगाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है कि जब मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो और द्विघात समीकरण आपसे पूछा जाए तो ये लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है कि एक द्विघात बहुपद है, हम पढ़ के इसे बता रहे हैं, और उनमें शून्यकों का योगफल दिया गया, देखना ध्यान से, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया, माइनस का 3 दिया गया, और कह रहा है शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया, शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया है 4 दिया गया है। तो बताओ द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस है, देखो मूलों का योगफल दिया जाए और मूलों का गुणनफल दिया जाए, ठीक है। तो देखो, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, एक्स अल्फा प्लस बीटा, ये कितना माइनस, ब्रैकेट में लिखना माइनस का 3 है और ये एक्स अलग से लगा दिए, प्लस मूलों का गुणनफल क्या है, ये है 4 है, इतना हो गया। तो बस बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई कर दो और प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया अपना, बताओ आया कि नहीं आया। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमने आपको फार्मूले कंप्लीट करा दिए हैं, मतलब कि जो पढ़ाना है। फिर इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, थोड़े से और फार्मूले, वो जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे इसी बहुपद का और जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज वो जब कराएंगे तब उसके पहले करें। एक साथ फार्मूले का कोई मतलब नहीं बनता, जितना ज़रूरत थी हमने आपको उतना करा दिया है, ठीक है ना। आगे अभी जब फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग वहाँ पर फिर से फार्मूले पढ़ेंगे। इसके आगे का त्रिघात बहुपद वाले फार्मूले पढ़ेंगे, जैसे मतलब उसका समीकरण कैसे बनाएंगे, तो उसका भी समीकरण करना सिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, एक एक चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो हम आपको भाई जो बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो करवाएंगे, एनसीईआरटी के सवाल हैं वो करवाएंगे, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं हम आपको वो करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो कराएंगे। तो एक सवाल के माध्यम से आपको कई सवाल हम करवा देंगे, कई सवाल चीज़ें सिखा देंगे। बार बार आपको चीज़ें देखना है, समझना है, कॉपी में नोट करना है। तो ये बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, कैसे समझ में आया, यहाँ तक हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बेहतरीन सवाल चालू करेंगे, क्योंकि अब फार्मूले इसके हो गए ख़त्म। अभी तक जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो उसके फार्मूले हो गए ख़त्म होंगे, तो हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर जब सेकंड की बारी आएगी तो फार्मूले अगर होंगे तो लिखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते बहुत अच्छी समझ में आया होगा। और जो हमसे न जुड़े हो तो बिल्कुल जुड़ जाएँ, टेलीग्राम में जुड़ जाएँ, ठीक है ना, और इसके बाद इंस्टाग्राम आईडी में जुड़ जाएँ, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं हमें। और जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बड़ी फैमिली बन जाए और एक अच्छा सा कंटेंट आपके सामने हम ला सके। बेहतरीन क्लास लाएंगे, एकदम अच्छी क्लास लाएंगे, इंपॉर्टेंट लाएंगे, समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, ताकि समय आप भाई समय तो सबका कीमती है ही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही मन से पढ़ना, अपनी किताबों से रिविजन जरूर करना है, किताबों के सवाल भी लगाने, ठीक है ना। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।